हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो जो पीडीएफ है इसमें बहुत सारा आर्टिकल को इंक्लूड किया गया है, लेकिन मैं आपको दो आर्टिकल इसमें समझाऊंगा और किस तरीके से चीज़ों को आप हॉलिस्टिकली देखेंगे, समझेंगे, ताकि आप प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन को आंसर कर पाए, जो आपका गैस है वो भी स्मार्ट गैस हो, प्लस जो आंसर आप मेंस में लिखेंगे उसको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से ही ना लिख के कैसे हम कई डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को लिख सकते हैं 150 से 250 वर्ड के अंदर, वो बताने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं आज का पहला टॉपिक। तो जो पहला टॉपिक है बात कर रहा है अबाउट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के बारे में, कि जो स्पेशली ये हेल्थ सेगमेंट से है। जीएस पेपर 1 में पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस के हेल्थ गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 3 में हेल्थ को इकोनॉमी से लिंक करके पूछा जा सकता है, और पास्ट में ऐसे राइटिंग में भी क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग हेल्थ एंड एजुकेशन, की प्राइमरी हेल्थ एंड एजुकेशन कैसे कैटलिस्ट है फॉर डेवलपमेंट। तो उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें हमें क्या है, इसको हॉलिस्टिकली देखना होगा। तो इसमें स्पेशली प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो डॉक्टर है, अ केस वेयर द केयर गिवर्स नीड केयर। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसमें जो आपके जो भी वर्कर है, इंक्लूडिंग डॉक्टर, नर्स, मिडवाइफ एंड अदर सपोर्टिंग स्टाफ, कोई टेक्निकल स्टाफ हो या फिर फार्मासिस्ट हो, तो उनका जो कंडीशन है उसके बारे में ये आर्टिकल चर्चा करता है कि आपके जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं उनको पहला तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करना होता है, एक्सटेंडेड रोल बियॉन्ड क्लिनिक्स। तो जिस तरीके से क्लिनिक में छोटा सा ही रोल रहता है, पेशेंट आया, उसको देखा और टेस्ट लिख के भेज दिया, उसने कहीं टेस्ट किया और फिर आके डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने उस हिसाब से दवा दे दी और डॉक्टर का काम खत्म हो गया। लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में क्या होता है, उनको वैक्सीनेशंस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, फिर आपका जो एंटीनेटल केयर है या फिर पोस्ट नेटल केयर है उसमें भी ध्यान देना पड़ता है, ऑडिट करना पड़ता है, कम्युनिटी आउटरीच में भी जाना पड़ता है अवेयरनेस के लिए। तो इसीलिए क्या है, जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, क्योंकि फ्रंट लाइन में रहते हैं, इनको आपका जो डिजीज का प्रिवेंशन है वो करवाना मेन दायित्व रहता है। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा रोल है उतना ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, वो चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर आपका फाइनेंशियल रिसोर्स हो या फिर टेक्निकल रिसोर्स हो, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो वर्कर रहते हैं हेल्थ वर्कर, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ओवरवेलमिंग वर्कलोड रहता है एंड बर्नआउट देखा जाता है, इतने जो ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। डॉक्टर को भी इवन एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क होती है लाइक डेटा एंट्री, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इस तरीके के कामों को करना पड़ता है विदाउट डेडिकेटेड सपोर्ट। अभी एक आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जाएंगे तो आपको, आप अगर ध्यान देंगे तो आपको ये ध्यान में रहेगा कि बहुत सारे जो स्टाफ है वो कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, जो मिसिंग है इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जो बर्नआउट को लीड करता है। एक डॉक्टर एक दिन में लगभग 100 से भी ज़्यादा जो आउट पेशेंट है ओपीडी में पेशेंट्स को देखता है, इसके साथ इमरजेंसी केसेस तो है ही, और जो नॉन स्टॉप डिमांड है कि पेशेंट आते रहते हैं, लास्ट में बंद करना पड़ जाता है ओपीडी को कि नेक्स्ट डे आइए आप। तो इसीलिए क्या है, उनका जो ट्रेनिंग भी होता है, इवन डॉक्टर्स को भी आपके समय समय पे जो स्किल है उसको अपग्रेड करते रहना पड़ता है, तो उसके लिए समय नहीं मिल पाता है। जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी लैक है, हमने ऑलरेडी देखा है, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपकी दवाइयाँ होती है वो मिसिंग रहती है, आउटडेटेड जो इक्विपमेंट है आउटडेटेड है, लैब जो है आपका एक्सरे मशीन हो, ये सभी अभी अभी मैक्सिमम हॉस्पिटल में आपको नॉन फंक्शनल मिलेंगे। नेक्स्ट, क्या
समय की मांग है, नीड ऑफ द आवर क्या है, कॉल फॉर इन्वेस्टमेंट, कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, स्पेशली जो भी डेवलपमेंट करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ के लिए प्रोटोकॉल अपडेट करना है, स्पेस फॉर रिफ्लेक्शन लाना है। तो इसके लिए स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फिर आपका जो सपोर्ट है उसको और बढ़ाना ज़रूरी है। डॉक्टर की संख्या, नर्स की संख्या, मिडवाइफ्स की संख्या, टेक्निकल स्टाफ की संख्या, डेटा एंट्री ऑपरेटर की संख्या, फार्मासिस्ट की संख्या, तो वही इस आर्टिकल का मेन मुद्दा है। अभी इसको हमें क्या करना है, कभी जब भी आप कोई टॉपिक देखते हैं तो पहले हमने की इसका जो भी आर्ग्यूमेंट है इस आर्टिकल में वो देखा। सेकंड, हम इसका जो हिस्ट्रिकल इवोल्यूशन है कि हिस्ट्री में किस तरीके से हेल्थ सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ है सिंस प्री इंडिपेंडेंस एरा। तो कॉलोनियल समय पे आपकी जो हेल्थ सिस्टम थी वो काफ़ी चरमराई हुई हालत में थी, सिर्फ अर्बन हॉस्पिटल्स कुछ थे, और एपिडेमिक कंट्रोल के लिए जैसे कॉलेरा, प्लेग, उसके लिए मिनिमम आउटरीच प्रोग्राम देखा गया था। और आपका जो हेल्थ सिस्टम था वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम नहीं था, क्यूरेटिव हेल्थ केयर सिस्टम था, कि बीमारों को प्रिवेंट करने पे ध्यान नहीं दिया जाता था। अगर बीमार हो गया तो उसके बाद अगर हेल्थ फैसिलिटीज मिली तो ठीक हुआ, नहीं तो नहीं। 1950 से 70s के दौरान फाउंडेशन एंड एक्सपेंशन में ज़्यादा ध्यान दिया गया पोस्ट 1947 में, और इसके लिए भोर मॉडल को अडॉप्ट किया गया। तो भोर कमेटी था, उन्होंने सजेस्ट किया था, तो उस हिसाब से 1951 में फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था उसमें 5000 जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे उनको रूरल और सेमी रूरल एरिया में खोला गया विथ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन। फिर 60s में मुदालियार कमेटी आया, 1973 में श्रीवास्तवा कमेटी आया। तो उसके बाद क्या है, चीज़ें धीरे धीरे बेटर होने लगी। फिर 1978 में एल्मा आटा डिक्लेरेशन आया बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो ये प्रॉमिस करता है कि हेल्थ फॉर ऑल इंश्योर करना है बाय 2000। ये टारगेट है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसी तरीके से है। तो अभी इसको प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है कि एल्मा आटा डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विथ, तो इसीलिए क्या है, इन चीज़ों को बारीकी से हमें देखना ज़रूरी है। तो इसका मेन उद्देश्य यह है कि ग्लोबलाइज करना है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को, यूनिवर्सलाइज करना है, सभी के लिए एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी को बढ़ाना ज़रूरी है। 1980 से अगर 2000 के बीच में देखें तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का जो प्रोग्राम है उसको लिया गया। हेल्थ में 2% ऑफ जीडीपी खर्च करने का जो टारगेट है वो रखा गया। फिर 1 लाख करोड़ खर्च किए गए टू अपग्रेड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। आशा जो वर्कर है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। रोगी कल्याण समिति डेवलप की गई फॉर लोकल मैनेजमेंट, फॉर लोकल आउटरीच। 2010 के बाद अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन एंड डिजिटल पुश में ध्यान दिया गया है। तो नेशनल अर्बन मिशन एंड नेशनल हेल्थ मिशन दोनों को क्लब करके नेशनल हेल्थ मिशन बना दिया गया, अर्बन और रूरल कंपोनेंट को मिला के। इसी के साथ आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने में ध्यान दिया गया अंडर आयुष्मान भारत स्कीम, जो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है पर फैमिली पर ईयर, जिसमें लगभग आपके 80 करोड़ जो फैमिली है, 50 से 80 करोड़ फैमिली इसमें एनरोल्ड है। तो ये आपका इसका हिस्ट्री रहा, जिससे हमें क्या है, अभी एक बेटर आइडिया हो गया कि किस तरीके से हेल्थ सेगमेंट का डेवलपमेंट हुआ है। चैलेंजेस में हमने ऑलरेडी देखा कि ह्यूमन रिसोर्स का शॉर्टेजेस है। तो कुछ अगर डेटा को सब्सटेंशिएट करना चाहते हैं तो इसमें देख सकते हैं कि WHO का जो रेकमेंडेड डॉक्टर है कि 1000 पॉपुलेशन में एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन इंडिया में 1 डॉक्टर है इन 836 पॉपुलेशन, और उसमें से भी 80% जो डॉक्टर है वो सिर्फ अर्बन एरिया के 30% पॉपुलेशन को सर्व करते हैं, और सिर्फ 20% डॉक्टर है जो 70% पॉपुलेशन को सर्व करते हैं। इसीलिए हेल्थ का फैसिलिटी अवेलेबल, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल नहीं है हर इंसान के लिए। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसमें डॉक्टर का वैकेंसी कितना है, 40 to 50% का वैकेंसी देखा जाता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपका जो वैकेंसी है उसको फिलअप किया जाए। जो रूरल आउटरीच है, जो अपॉइंटमेंट है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, उसको बढ़ाया जाए।
बर्नआउट एंड वर्कलोड को कम किया जाए कि इतना एक डॉक्टर 100 से भी ज़्यादा पेशेंट को देखता है तो अच्छा से देख भी नहीं पाता होगा, और जल्दी भी देखना है, सभी को देखना है, ज़रूरी है, तो बर्नआउट एक रहता है इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट देखा जा सकता है। ओनली 60% ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो आपकी जो स्टैंडर्ड है उसको मीट कर पाई है। बाकी सभी में आपका इरेटिक पावर, एब्सेंट लैब, इनकम्प्लीट ड्रग सप्लाई, ये प्रॉब्लम देखी गई है। रूरल एरिया में एम्बुलेंसेस नहीं रहना, स्पेशलिस्ट नहीं रहना, जिसके वजह से लोगों की जान चली जाती है, जिसको थोड़ा सा एड से ठीक किया जा सकता है। फिर सोशियो इकोनॉमिक जो प्रेशर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जो ट्राइबल एरिया है, मार्जिनलाइज पॉपुलेशन वाले एरिया है, वहाँ हेल्थ की फैसिलिटी कम है। पॉलिसी एंड ट्रेनिंग में भी गैप देखी जाती है कि जो पॉलिसी होती है उसमें अर्बन फोकस ज़्यादा रहता है, तो रूरल फोकस करना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो की टर्म्स है उसको एक्सप्लेन किया गया है, तो इसको मैंने ऑलरेडी समझाया है। अभी इसका अगर आपको एग्जाम में जब आप लिखते हैं तो कुछ लॉजिकल फिलोसॉफिकल बेस अगर दे सके, स्पेशली ऐसे जैसे पेपर में या फिर जनरल में भी थोड़ा बहुत दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन में या फिर कंक्लूजन में, कि हेल्थ केयर क्या है, एक राइट है जो आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है, राइट टू लाइफ। तो लाइफ के लिए क्या जरूरी है, गुड हेल्थ केयर फैसिलिटी। एथिक्स ऑफ केयर क्या कहता है कि हर इंसान को इक्विटेबल एक्सेस मिलना चाहिए, फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हेल्थ ट्रीटमेंट की। यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, कि ऐसे सिस्टम बनाना है जिसमें मैक्सिमम लोगों की हेल्थ की ट्रीटमेंट जो है वो की जा सक रही है। डायमेंशन में देखें तो अगर हेल्थ फैसिलिटी अच्छा नहीं रहा तो इसमें सोशल जो इम्पैक्ट है काफ़ी बुरा रहेगा। जो पोर है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, वो एक्सक्लूडेड रहेंगे, अफेक्टेड रहेंगे। पॉलिटिकली देखें, जो गवर्नमेंट का गोल है टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, वो एक मेजर पॉलिटिकल गोल है जो अभी तक फुलफिल नहीं किया जा सका है। लीगली देखें तो आर्टिकल 21 जो है वो आपका हेल्थ केयर को भी इंक्लूड करता है। एथिकली अगर देखें तो फेयर सभी को अपॉर्चुनिटी देनी जरूरी है एडिक्वेट हेल्थ केयर का। इंटरनेशनली अगर देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो आलमा आटा हमने अभी देखा था कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेस देना सभी को, 100% हेल्थ केयर। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो देश का पॉपुलेशन है उनकी कैपेसिटी हेल्थ से भी बढ़ाई जा सकती है। अगर हेल्थ अच्छा नहीं रहा तो वो जो अपना प्रोडक्टिव समय है वो गवा देंगे, इससे देश को भारी नुकसान होगा अगर बहुत सारे लोग बीमार रहे, अपना काम नहीं कर पाए। तो वे फॉरवर्ड में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना काफ़ी ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है, बर्नआउट को मिटिगेशन करना काफ़ी ज़रूरी है, फंडिंग एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग काफ़ी ज़रूरी है, इंटीग्रेशन लाना ज़रूरी है डिफरेंट हेल्थ पॉलिसीज में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गोल नंबर 3 है ये, और 3 नहीं शायद 4 है ये। ओके, कम्युनिटी स्कोर कार्ड एंड पॉलिसी इंटरवेंशंस लेनी ज़रूरी रहेगी। चलिए देखते हैं आगे। बाकी एक क्वेश्चन दिया गया है मेंस का, इसका आंसर आप करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, द ग्रोइंग रेलेवेंस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो हेल्थ के ऊपर ही लिया है मैंने आज दोनों टॉपिक, क्योंकि हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, जस्टिस, तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थीम वाइज हमें देखनी है। तो ग्रोइंग रेलेवेंस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है उसका रेलेवेंस अभी आप विश्व भर में देख सकते हैं, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसका जो पोटेंशियलिटी है काफ़ी ज़्यादा है। WHO में जो मेंबर नेशन है उसके 88% कंट्रीज जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन को कम ज़्यादा तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, और इसका जो ग्लोबल मार्केट प्रोजेक्शन है, जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा $583। तो इसको 600 के लगभग ध्यान रखिएगा कि $600 बिलियन बाय 2025। और इंडिया का इसमें, इंडिया इज अ मेजर प्लेयर, लगभग $45 बिलियन का मार्केट है, और इंडिया लीडरशिप रोल में भी है इन एक्सपेंशन। कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग आयुष, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो अभी ये हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जो अथर्व वेदा के समय से ही है,
तो वो हम इसमें देख सकते हैं। फिलोसॉफिकल एक शिफ्ट आया है हेल्थ केयर में कि प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर लेना है। तो अगर हम कोई जड़ी बूटी खा के या फिर आपके जैसे त्रिफला हो गया या फिर गिलोय हो गया या फिर जो भी हम यूज़ करते हैं या फिर आपका एलोवेरा जूस हो गया, तो ये इन सभी चीज़ों में भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रहती है। तो इनको इस्तेमाल करके हम अगर प्रोएक्टिव तरीके से डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी केमिकल मेडिसिन, तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, एक शिफ्ट लाना है अपने हेल्थ केयर में, इंटीग्रेशन करना है। अभी ऐसा नहीं है कि हम आयुर्वेदा से ही ठीक हो जाएंगे या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन से ही सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो जितना दूर हमें जो चीज़ें ट्रेडिशनल मेडिसिन में हमें काफ़ी सहूलियत से मिलती है उसको हमें ट्रेडिशनली देखना है। और बहुत सारी ऐसी भी प्रॉब्लम है, अभी जैसे कुत्ते ने काट लिया तो उसका रेबिश का प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसके लिए मॉडर्न मेडिसिन को लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो वो क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी को। इसमें ध्यान रखिएगा, बस आपको ये जो मैं डार्क पॉइंट हाईलाइटेड पॉइंट समझा रहा हूँ, क्योंकि मेंस में सिर्फ 150 से 250 वर्ड के अंदर लिखना है और समय भी 7-8 मिनट के अंदर आपको लिखना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 9-10 मिनट लगा सकते हैं 15 मार्कर के क्वेश्चन में। तो उसमें आपको क्या करना है, 2D पॉइंट चीज़ों को लिखना है। जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओरिजिन अगर देखें तो वैदिक ओरिजिन है, अथर्ववेदा में हमने इसका ओरिजिन देखा है। चरक संहिता देख सकते हैं अगर हम पर्सनालिटी को देखें। सुश्रुत संहिता आप देख सकते हैं जिसमें डायग्नोस्टिक, सर्जरी, फार्माकोलॉजी के बारे में मेंशन है। चरक संहिता में डिफरेंट मेडिसिन के बारे में मेंशन है। सुश्रुता जी जो है वो आपके वर्ल्ड के फर्स्ट सर्जन हैं। क्लासिकल पीरियड में देखें तो इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, आयुर्वेदा वो हम देख सकते हैं। मेडिएवल एंड कॉलोनियल एरा में अगर देखें तो मुगल रूल के दौरान यूनानी जो प्रैक्टिस है अलोंग साइड आयुर्वेदिक डेवलप हुआ है। नेक्स्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय पे देखें तो इसका रिवाइवल पे ध्यान दिया गया है और आज के समय पे आयुष का जो पॉलिसी है वो देख सकते हैं। अभी चैलेंज क्या है, ट्रेडिशनल मेडिसिन में साइंटिफिक वैलिडेशन को लाना ज़रूरी है कि जो मेडिसिन यूज़ कर रहा है उसको सिर्फ अंधविश्वास से ही यूज़ नहीं करना है। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है कि किस तरीके से बॉडी में ये असर कर सकती है या फिर ठीक हो सकता है, वो जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए साइंटिफिक वैलिडेशन लाना ज़रूरी है। ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। और उसके बाद हमें इसका स्टैंडर्डाइज करना, क्वालिटी कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है कि कितनी मात्रा में अभी कोई त्रिफला खा रहा है तो कितनी मात्रा में ये सही है। तो ये इसका स्टैंडर्ड सेट करना काफ़ी ज़रूरी है और क्वालिटी कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट है रेगुलेशन करना काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली क्विकरी। तो क्विकरी क्या होते हैं, जो आपके फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिशनर्स होते हैं, खुद को बाबा दिखाते हैं, डॉक्टर बताते हैं, तो वैसे लोगों से बचना है। जो प्रैक्टिशनर है आयुर्वेदिक उससे ही हमें दवा लेनी है। इंटीग्रेशन करना है विथ मेन स्ट्रीम मेडिसिन के साथ। इंटीग्रेटिव केयर लेना है, एलोपैथिक हो या फिर होम्योपैथिक हो या फिर आयुर्वेदिक हो, सभी चीज़ों को हमें एक इंटीग्रेटेड तरीके से देखना है। और जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको प्रोटेक्ट करना है बायोपायरेसी से। कि ऐसा ना हो कि कुछ दिन पहले कोई आपका हल्दी का जो मेडिसिनल बेनिफिट है उसको कोई आपका पेटेंट कराना चाह रहा था, जब जो कि हमारे देश में उसको हज़ारों सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है। जो की टर्म्स है उसको एक्सप्लेन किया गया है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। नेक्स्ट डायमेंशन में अगर देखें तो आप सोशल डायमेंशन से देख सकते हैं। जो हेल्थ केयर का नीड है उसको हम आयुष से पूरा कर सकते हैं। जो पॉलिटिकल नीड है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, आयुष को प्रमोट करना चाह रही है, अपना सॉफ्ट पावर जो है हमारे देश का उसको प्रमोट करना चाह रही है, जिसमें हम बहुत दूर सफल हैं। लीगल में देखें तो जो हमारा ड्रग आपका आयुर्वेदिक ड्रग है, मतलब दवाई, उसको उसके ऊपर लाइसेंसिंग करना, पेटेंट को फाइल करना ज़रूरी है ताकि हम इसका बेनिफिट ले सके। एथिकल कंसर्न अगर देखें तो पेशेंट की सेफ्टी का जो कंसर्न है वो काफ़ी ज़रूरी है। तो जो भी दवा लेती है उसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो जो आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको WHO ने भी रिकॉग्नाइज किया है। बाकी इकोनॉमिक इसका जो पर्सपेक्टिव देखें तो इसका ग्रोथ पोटेंशियलिटी, एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी, ग्रोथ में GDP पोटेंशियलिटी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियलिटी हम देख सकते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या करना है, इंटीग्रेटिव करिकुलम लेना है।
रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनानी है फॉर दिस आयुर्वेदिक मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड रिसर्च करना है कि जो आपकी R&D है वो बेटर होनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि इसके ऊपर रिसर्च है तो इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इससे हेल्थ में फ़ायदा पहुंचता है। बाकी IPR के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है। डिजिटल लाइब्रेरी बनानी भी ज़रूरी है, जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, ताकि सबके लिए एक्सेसिबल हो सके, बट विथ पेटेंट। और सस्टेनेबल सोर्सिंग करनी काफ़ी ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।